अन्नदाता कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज है विक्रमी संवत 2081 आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि और आज हम अपने अन्नदाता कार्यक्रम में की शुरुआत करेंगे एक चर्चा से, जिसमें हम करेंगे चर्चा कस्तूरी भिंडी यानी मुस्क दाना की उन्नत खेती कि कस्तूरी भिंडी है क्या और किस तरह से जो है इसकी खेती कर सके हैं और किसान भाई ज़्यादा फ़ायदा ले सके हैं, इसके ऊपर आज हम करेंगे चर्चा। इसके साथ साथ करवाएंगे मनोरंजन और साथ ही किसान भाइयों करेंगे चर्चा खेती बाड़ी से लगदे और दूसरे समसामयिक विषयों के ऊपर। पर इन सब से पहला आओ करें चर्चा कस्तूरी भिंडी यानी मुस्क दाना की उन्नत खेती में। तो जैसा कि भाइयों आप जाने हैं कि कृषि विविधीकरण के इस टाइम में या समय में जहां किसान जो है पारंपरिक खेती का परित्याग करके व्यावसायिक खेती की ओर अग्रसर हो रहा है, तो वहीं औषधीय और कम समय की फसलों के पैदावार में भी खास रुचि ले रहे हैं। तो ऐसी जो अल्प अवधि की किस्म जो फसलें आ सके हैं तो उनमें है कस्तूरी भिंडी यानी मुस्क दाना की खेती को भी अपना रहे हैं। और कस्तूरी भिंडी मालवेसी कुल का पौधा है। पौधा आकार और प्रकार और फूल में भिंडी जैसा दिखाई दे, पर फल भिंडी से थोड़े से अलग हैं, लंबे ना होकर गोलाकार के। इसके बीज से कफ, वात रोग, पेट विकार, हृदय रोग और दूसरी बीमारियों के उपचार के लिए दवाइयाँ तैयार करी जा हैं। जड़ा यूनानी दवाइयाँ बनाने और डंठल, गुड़ और शक्कर को साफ करने के लिए भी इस्तेमाल करे जा हैं और सुगंध होने के कारण इसके मस्क से जो है इत्र भी तैयार कराया जा है। तो एक बात आवे है कि वो किस तरह की मिट्टी और जलवायु में इसकी काश्त कर सके हैं। तो जहाँ तक कस्तूरी भिंडी की सफल खेती की बात है तो उसके लिए बलुई दोमट चिकनी मिट्टी जो है वह बेहतर रहेगी, जिसमें समुचित जल विकास निकास की जो है व्यवस्था हो, यानी वहाँ पानी बिल्कुल ना खड़ा हो सकता हो और उसमें से निकाल दें, क्योंकि इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। न्यू कैस कहें कि इसके लिए आज से ये देखा जाए कि कम वर्षा वाले इलाकों में भी इसकी खेती हो सके है या जिनके पास सीमित सिंचाई के साधन हैं वहाँ भी इसकी काश्त करी जा सके है। और इसीलिए इसने अर्धशुष्क जलवायु के इलाकों के लिए जो है इसकी पैदावार बढ़िया मानी गई है। और इसके साथ साथ जहाँ तक इसके बिजाई के समय की बात है तो मानसून के आगमन के बाद यानी कि न्यू लगा लो जून जुलाई में जो है इसकी बिजाई कर सके हैं और इसके लिए बिजाई का बेहतर समय माना गया है। और इसके साथ साथ जहाँ तक बिजाई के लिए बात है, खेत की तैयारी की बात है, तो अच्छी तरह से खेत की जुताई करके पहली फसल के अवशेषों को खेत में अच्छी तरह से मिला कर मिट्टी को बारीक कर लें और पड़ेवा कर दें। जैसे ही खेत बतर आने लगे उसके बाद जो है किसान भाई उसके अंदर इसकी बिजाई कर सके हैं। सीधी भी बिजाई करी जा सके है, छिंटे विधि से भी बिजाई कर सके है। और बिजाई लाइनों में 1.5 फुट लाइन से लाइन का फासला रखें और बीज से बीज की दूरी जो है 1 फुट रख के जो है इसकी बिजाई किसान भाई कर सके हैं। और प्रति किले के लिए जो है बिजाई के लिए 2 से 2.5 किलोग्राम बीज की ज़रूरत पड़ेगी। इससे पहले जब खेत तैयार कर रहे हैं तो खेत में 4 से 6 टन गली सड़ी गोबर की खाद और आखिर में जो है आखिरी जुताई के साथ जो है 70 से 80 किलोग्राम DAP जो है वो ज़रूर इस्तेमाल करें। और इस तरह से जो है जब ये दोनों खाद अच्छी तरह से खेत में मिला दें और उसके बाद जो है किसान भाई ऊपर से इसकी बिजाई कर सकें, जैसा हमने कहा कि छिंटा विधि से या फिर लाइन से लाइन का फासला 1.5 फुट रख के और बीज से बीज का फासला 1 फुट रख के इसकी बिजाई करी जा सके है। एक बात का ध्यान रखें, जहाँ थोड़ा सा बरसात ज़्यादा रहे तो उन इलाकों में जो किसान भाई इसकी काश्त करने जा रहे हैं तो वहाँ डेड़ों के ऊपर या चरों के ऊपर जो है डेड़ियाँ निकाल के उसके ऊपर इसकी बिजाई करें, जिससे जल निकास की व्यवस्था समय पर हो सके। जो किसी कारण से ज़्यादा पानी हो भी जा तो उसको जो है समय पर खेत से बाहर निकाला जा सके। इसके साथ साथ जो देखा गया है कि खरपतवार ज़्यादा होने की अवस्था में निराई गुड़ाई जरूर करें, खरपतवारों को निकालते रहें, क्योंकि अब देखा गया कि मौसमी खरपतवार समय के साथ साथ जो है बढ़वार करें और जब वो बढ़ते चले जाएं तो दूसरी जो हमारी सामान्य फसल है जो हम लेने लग रहे हैं उसके ऊपर उनका दबाव ज़्यादा बन जाए। इसलिए ज़रूरी है कि मौसमी खरपतवारों की निराई गुड़ाई के जरिए उनको निकाला जाए और 3-4 खुदाई जो है शुरुआती दौर में जल्दी जल्दी करनी पड़े हैं। उसके बाद फिर जब पौधे बड़े हो जाएं, विकसित होने लग जाएं, फिर जो है फसल जो है खरपतवारों पर हावी हो जाए, इतनी आवश्यकता बाद में नहीं पड़ती है। किसी भी खरपतवार नाशक के इस्तेमाल का
इस्तेमाल करने से पहले जो है ध्यान रखें कि बेहतर रहेगा सब्जी वाली फसलों में हाथ से नड़ाई गुड़ाई जो है हम उसमें करें तो वो बेहतर रहेगा। और बरसात के मौसम में तो वैसे देखा गया है कि इसमें कोई खास सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती, जो समय पे सही अंतराल पे जो बरसात होने लग रही है तो उसमें काम चल जाए। हाँ, जो लंबा बीच में गैप आ जाए या फिर न्यू कह लो कि राड़ लग जा, काफ़ी दिन तक बरसात नहीं होने लग रही है, तो ऐसी अवस्था में जो है 10 से 15 दिन के अंतराल पर एक हल्की सी सिंचाई जो है करी जा सके है, जिससे कि वो पौधे जो हैं खुश्की ना माने और वो अपना विस्तार अच्छे से करते रहें उस पर्याप्त नमी के साथ। इसके साथ साथ ये देखा गया है कि जहाँ तक कीट नियंत्रण का बात है तो थायोडान नामक दवाई जो है कीटनाशकों की 2 मिलीलीटर दवाई प्रति 1 लीटर पानी की दर से जो है इस्तेमाल कर सके हैं। और इसमें जून जुलाई के महीने में बीजी गई फसल में जो है सितंबर अक्टूबर महीने में फूल आने शुरू हो जाए और दिसंबर माह तक जो है फल पक के तोड़ाई के योग्य बन जाए और फलों को तोड़ कर खुले में सुखा गए इसके बीज निकाले जा सके हैं और 3-4 बार जो है या तोड़ हो जा और उसके बाद फसल को खेत से निकाल कर अगली फसल के लिए आप इस्तेमाल कर सके हैं। 1.5 से 2 क्विंटल प्रति किले के हिसाब से जो है इसकी बीजों के रूप में पैदावार मिल जा है और उसको जो है आप बाज़ार में बेच के एक अच्छा फ़ायदा इससे ले सके हैं। तो ऐसे में देखा जाए कि भी जो हम परंपरागत खेती कर रहे हैं, फसलें ले रहे हैं, जिसके साथ ये देखा जाए कि भी धरती की उर्वरा शक्ति भी कम होने लग रही है, तो अदल बदल के जो हम फसलें लेंगे तो उससे जो है खेतों की जो मिट्टी का तासीर है या उसका स्वास्थ्य है वो भी अच्छा रहेगा और उर्वरा शक्ति बरकरार रहेगी इसमें। और आगे चल के जो हम फसल लेंगे उस खेत में तो उससे एक अच्छी पैदावार किसान भाई ले सकें। तो इसलिए ज़रूरी है कि जब हम फसलों की अदला बदली कर रहे हैं उसमें सब्जी भी ले सकें, चारे वाली फसलें भी ले सकें, हरी खाद भी ले सकें, दलहनी फसलें भी ले सकें और इसके साथ साथ तिलहनी फसलें भी हम ले सकें। और जब सब्जियों की बात चल रही है तो ऐसी अवस्था में तो हम कस्तूरी भिंडी यानी मुस्क दाने की भी काश्त करके किसान भाई जो है उससे अच्छा फ़ायदा ले सकें। तो भाइयों, या तो करिए हमने चर्चा कस्तूरी भिंडी मुस्क दाना की उन्नत खेती पर और करवाओगे मनोरंजन पर इस संदेश के बाद। अरे दीपक, परेशान क्यों हो? 1 हफ्ते में बच्चों की छुट्टियां खत्म हो जाएंगी और मुझे उनके लिए स्कूल का सारा सामान लेना पड़ेगा, पर बजट बहुत हाई है। अरे तुम मन्नापुरम से डोर स्टेप गोल्ड लोन क्यों नहीं ले लेते? पर लोन अप्रूवल करवाने के लिए मुझे बार बार चक्कर काटने पड़ेंगे ना। जिससे ऐसा ना हो तभी तो वो मन्नापुरम डोर स्टेप गोल्ड लोन है। वो आपके डोर स्टेप पर आएंगे, आपका गोल्ड इवैल्यूएट करेंगे और पैसे ट्रांसफर कर देंगे ऑन द स्पॉट। अब चिंता छोड़ो और शॉपिंग शुरू करो। मन्नापुरम गोल्ड लोन, अब लाइफ बनाए आसान। कॉल 1800-420-2233। धन धन ईश्वर कारीगर या रचना खूब रचाई जी। कहाँ बैठे निर्माण करे ना देते कहीं दिखाई जी। धन धन ईश्वर कारीगर या रचना खूब रचाई जी। कहाँ बैठ निर्माण करे ना देते कहीं दिखाई। मानव पशु परिंदे पौधे तरवर बिन विधाता जी। बीज फूल फल कई तरह के ये रंग महक बिखराता जी। जड़ी बूटियाँ गुणकारी कुछ व्यर्था नहीं रचाता जी। वैदन बजिया बन के तू ही सुख में जीवन दाता जी। वैदन बजिया बन के तू ही सुख में जीवन दाता जी। कर्म भोग सुख दुख पाने की, कर्म भोग सुख दुख पाने की ये चरखी खूब चलाई जी। अन्न जल वस्त्र और सुविधा दुविधा ये ठीक समय
भुगताई जी। हाँ नर नारी इजड़ा तीनों में कितने भेद बनाए हैं। भगत में भक्ति, नारी में जुगती, पापी में पाप जगाए हैं। विश्व नकल गुण वेद सभी नर देही में ही सजाए हैं। एक से बढ़कर एक अनोखे ये कलाकार दिखलाए हैं। मूर्ति में मुस्कान तेरी, ब्राह्मण में कला सवाई जी। सब कवियों में रचता तू ही अलग अलग कविताई जी। धन धन ईश्वर कारीगर, हाँ मकड़ी जाला गरबैया, कचुए की गैर चमकती है। शेप ताकू जहर सांप में ये मोर की शान धमकती है। गिरी पे धरना जल से बिजली, अद्भुत तेरी रचना है। बन घास का दूध थना में, पर दूध से मखनी मिलती है। बन घास का दूध थना में, नारियल में जल गिरी ठोस, गन्ने में रस सुखदाई जी। तिल सरसों में तेल, आंब नींबू में भरी खटाई जी। धन धन ईश्वर कारीगर, ये रचना खूब रचाई जी। हाँ कितने रंग रबड़ कागज इन कपड़ों का निर्माण किया। मधु सुधा विष बारूद अग्नि, सुख दुख का सम्मान किया। टेलीविजन फोन रेल एक रॉकेट वायुयान किया। इस कंप्यूटर की कला मशीनों का साधन भगवान किया। कंप्यूटर की कला मशीनों का साधन भगवान किया। हाथ जोड़ प्रणाम ये स्वामी, बार में बार बधाई जी। सारे गुण तो कैसे करूं, पर कुछ तो करूं बड़ाई जी। धन धन ईश्वर कारीगर, ये रचना खूब रचाई जी। अरे दीपक, परेशान क्यों हो? एक हफ्ते में बच्चों की छुट्टियां खत्म हो जाएंगी और मुझे उनके लिए स्कूल का सारा सामान लेना पड़ेगा, पर बजट बहुत हाई है। अरे तुम मन्नापुरम से डोर स्टेप गोल्ड लोन क्यों नहीं ले लेते? पर लोन अप्रूवल करवाने के लिए मुझे बार बार चक्कर काटने पड़ेंगे ना। जिससे ऐसा ना हो, तभी तो वो मन्नापुरम डोर स्टेप गोल्ड लोन है। वो आपके डोर स्टेप पर आएंगे, आपका गोल्ड इवैल्यूएट करेंगे और पैसे ट्रांसफर कर देंगे ऑन द स्पॉट। अब चिंता छोड़ो और शॉपिंग शुरू करो। मन्नापुरम गोल्ड लोन, अब लाइफ बनाए आसान। कॉल 1800-420-2233। और भाइयों, इस लोकगीत के बाद अब करेंगे चर्चा मौसम की जानकारी पे। तो आज का अधिकतम तापमान रहा 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम रहा 26 डिग्री सेल्सियस और आर्द्रता, हवा में आर्द्रता की मात्रा रही 69%। कल का जो है अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम जो है 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। जहाँ तक कल के कृषि कार्यक्रम का सवाल है, तो कल चर्चा का विषय रहेगा
अधिक खरीफ फसल उत्पादन के लिए प्रबंध। आज की नसीहत के तहत चर्चा करेंगे जैविक खाद अजोला का महत्व और जानकारी देंगे कृषि वानिकी का मुख्य उद्देश्य और विभिन्न पद्धतियाँ। और भाइयों, अब करेंगे बात प्राकृतिक खेती की। प्राकृतिक खेती कैसे शुरू करें, पर इस संदेश के बाद। अरे दीपक, परेशान क्यों हो? एक हफ्ते में बच्चों की छुट्टियां खत्म हो जाएंगी और मुझे उनके लिए स्कूल का सारा सामान लेना पड़ेगा, पर बजट बहुत हाई है। अरे तुम मन्नापुरम से डोर स्टेप गोल्ड लोन क्यों नहीं ले लेते? पर लोन अप्रूवल करवाने के लिए मुझे बार बार चक्कर काटने पड़ेंगे ना। जिससे ऐसा ना हो, तभी तो वो मन्नापुरम डोर स्टेप गोल्ड लोन है। वो आपके डोर स्टेप पर आएंगे, आपका गोल्ड इवैल्यूएट करेंगे और पैसे ट्रांसफर कर देंगे ऑन द स्पॉट। अब चिंता छोड़ो और शॉपिंग शुरू करो। मनापुरम गोल्ड लोन, अब लाइफ बनाए आसान। कॉल 1800-420-2233। और भाइयों, अब करेंगे चर्चा प्राकृतिक खेती, यानी प्राकृतिक खेती जो है कैसे शुरू करें। तो बात यह है कि जैसे जैसे खेती का तरफ किसान भाई आधुनिक तरीकों को अपना रहा है, तो उसका जो कुछ प्रभाव जो हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह के रासायनिक खाद्यों का या फिर दवाइयों का, कीटनाशकों का, खरपतवार नाशकों का ज़्यादा इस्तेमाल करने से खेती की उर्वरा शक्ति पर भी जो है इसका कुप्रभाव दिखाई दे रहा है। और उसके साथ साथ इनका असर जो है इन सब फसलों, फलों, सब्जियों के ज़रिए जो है वो मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी उसका कुप्रभाव देखा जाए। तो इसलिए ज़रूरत महसूस हो रही है कि भाई समय के साथ साथ जो है हम प्राकृतिक खेती के तरीकों को भी अपनाएं। और इसका फ़ायदा ये रहेगा कि जो हम प्राकृतिक तरीके अपना रहे हैं उसमें जो है प्राकृतिक चीज़ें जो हमारे खेतों में ही, घरों में ही उपलब्ध हैं, उनको इस्तेमाल करके हम खेती करने जा रहे हैं। और इससे बाज़ार की तरफ नहीं जाना पड़ेगा, या बाज़ार के खर्चे जो आजा हैं, जो दवाइयाँ खरीदने में, कीटनाशक या रासायनिक उर्वरक खरीदने में लगे हैं, उनकी जो है कमी आएगी और किसान भाइयों की आमदनी बढ़ेगी और ख़र्चा कम होगा। तो इसमें सबसे पहली बड़ी बात तो यह देखी जाए कि प्राकृतिक खेती का जो न्यू कहने के भी इसके मूल मंत्र क्या माना जाए भाई, जो इस पर बात देखें तो यही है कि इसके अंतर्गत मिट्टी में जीवाणुओं की संख्या बढ़ेगी और इसके लिए रासायनिक खाद और कीटनाशकों का इस्तेमाल बंद करना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा। और जो मिट्टी से लिया उसका ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा वापस मिट्टी में मिलाना है, यानी कि जो अवशेष हैं फसलों के या फिर जो हमने पशुओं के मलमूत्र हैं या और चीज़ें जो प्राकृतिक रूप में हमने मिल रही हैं, उनको जो है हम खेत में ही ग्लास कर उनको खेत की उर्वरक शक्ति बढ़ाने में इस्तेमाल कर सकें, जिससे जैव विविधता भी बढ़ेगी। और कई फसलों को मिलाकर एक समय पर एक खेत में बोएंगे तो उससे भी फायदा होगा, यानी कि मिश्रित खेती हो जाएगी। उसमें यह भी बात आ जाए कि जो छोटे किसान हैं वो इसमें जो है इतना हौसला वो नहीं कर पाते कि भाई, क्योंकि इसमें धीरे धीरे जो है उत्पादन बढ़ना शुरू होगा खेतों का। जबकि आदत पड़ रही है सब ने रासायनिक खाद्यों का इस्तेमाल करके साथ के साथ उत्पादन ज़्यादा लेने की तुरंत प्रभाव से। तो ऐसा है कि इसमें जो है किसान भाइयों को ठीक है 2-3 साल का समय लगे है खेत की तासीर को बदलने में, उसका प्राकृतिक स्वरूप में उसने आने के लिए। तो इसलिए ज़रूरी हो जाए कि किसान भाई सारे खेत में ना ये तरीका अपना के शुरू में जो है थोड़ी थोड़ी खेत जो है कम खेत पे जो है इसका इस्तेमाल शुरू करें और धीरे धीरे जैसे जैसे उसमें सफल होगा किसान भाइयों को भी इसका अनुभव ज़्यादा होगा। और तो उसी अनुसार जो है फिर किसान भाई इसका दायरा बढ़ा सके हैं और उसके साथ साथ अपने धीरे धीरे जब वो देख रहे हैं कि भी जो हम आधुनिक कृषि के तरीकों से पैदावार ले रहे थे, इसमें प्राकृतिक तरीकों को अपना कर धीरे धीरे जो है हम अब उसी के बराबर का उत्पादन लेने लग रहे हैं, तो हम अपना क्षेत्र जो है प्राकृतिक खेती के अंतर्गत भी बढ़ा सके हैं। और इसमें चाहे ज़रूरी नहीं है कि भी सारे के सारे खेतों में करें, पहले एक कनाल से, आधे कनाल से, 2 कनाल से आप जो है इसको अपना सके हैं, या 1 किले से 2 किले से जो ज़्यादा ज़मीन है तो उसको तरीका लेकर फिर करें। यूँ ना हो कि जी पड़ोसी तो कर रहे थे, ये भी देखो कि पड़ोसी जो है कब से कर रहे थे, कितने लंबे समय से कर रहे थे, कितना धैर्य थे उनके पास, और तब जाकर वो जो है प्राकृतिक खेती को अपनाने लगे। या फिर आपके खेत से जो है अच्छा उत्पादन शुरू के साल नहीं होया तो आपके मन में ये आवे कि भाई पड़ोसी क्या कहेंगे, भाई इसने ये क्या शुरुआत करी जिसमें उत्पादन तो कुछ होया नहीं, ऐसा नहीं है। आप दूसरों के बातों पर ना जाएं, इसमें धैर्य रखना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाकर आप इसको अच्छी पैदावार ले सकेंगे। तो क्योंकि प्राकृतिक खेती के अंतर्गत इसमें जो देखा गया 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो कम से कम एक पशु का गोबर और पेशाब और देसी गाय को जो है
ज़्यादा फायदेमंद है। और इसलिए शुरू में कम से कम देसी गाय जरूर पालें, या फिर पड़ोस में, आस पड़ोस में कहीं भी गौशाला है तो वहाँ से गोबर और मूत्र जो है नियमित तौर पर लेने का प्रबंध करें, और जिससे कि उसको ग्लासड़ा खेतों में ले। दूसरा आ है किसी भी तरह की वनस्पति के पत्ते, पुराड़ी वगैरह, या फिर कृषि में जो फसलें ले रहे हैं उनके अवशेष, वो ले जाकर जो है उनको गड़ासड़ा के खेत में इस्तेमाल कर सकें। यदि आपके पास नहीं है तो अड़ोस पड़ोस में किसी के पास ज़्यादा है तो वो आप मोल भी ले सकें शुरू में, और उनको तैयार करके आप उसको करेंगे। फिर धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी, अपने ही खेत में आप इसको तैयार करेंगे, रखेंगे आगे के लिए और उसको इस्तेमाल करेंगे। और इसमें यो देखा गया है कि प्रति किले के हिसाब से 150 से 200 किलो देसी खाद की ज़रूरत पड़े है, क्योंकि यूँ ना सोचें कि इसमें तो ट्रालियाँ भर भर के देसी खाद या गोबर की खाद डालनी पड़ेगी। गोबर से खाद बनाने के लिए जैसा परंपरागत तरीके तैयार करें, कंपोस्ट खाद तैयार कर लें, कुरड़ी कहते हैं, और उसके साथ साथ हम गोबर या बायोगैस को मिला के भी जो है कंपोस्ट कहते हैं उसको इस्तेमाल करते हैं, या फिर केचुआ की सहायता से वर्मी खाद भी बनाया जाए है, वर्मी कंपोस्ट कहते हैं उसको, और उसको भी जो है इस्तेमाल करें। और वो बना के यदि आपके पास पशु ज़्यादा हैं और इस तरह के एक फसल अवशेष ज़्यादा हैं तो वर्मी कंपोस्ट तैयार करें आप व्यावसायिक तौर पे जो है उसको अपने खेत के अलावा जो बचा हुआ है फालतू है पड़ोस में या जो कोई लेना चाह रहा है उसको बेच भी सके हैं, और आमदनी का एक अलग संसाधन भी इसके साथ जोड़ सके हैं, जिससे कि आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। इसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि बैलों से जुताई करना सबसे बेहतर माना गया है, क्योंकि यो भी देखा जाए है क्योंकि यदि लंबे समय तक भारी ट्रैक्टरों का, बड़े ट्रैक्टरों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो धरती जो है कि ऊपरी परत सख्त लग जाए। बैलों से जो है वो हल्की रहे, या जो ट्रैक्टर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो हल्का ट्रैक्टर इस्तेमाल करें, जिससे कि ना तो मिट्टी की सख्त परत बने और ना ही मिट्टी के जीवाणुओं को कोई नुकसान हो, और नहीं तो फिर क्या हो जाए कि बिना जुताई के भी खेती करनी पड़ सके। कई बार देखा था मारू खेती करें थे, पहला बरसात होगी हो गया, हल्का सा हल चलाया, ऊपर छिंटे गिर दिए, दाने के, यार हो गए भाई, हो भी जहाँ थे, क्योंकि वो नए खेत बने हुए थे, उनकी खेतों की उर्वरा शक्ति ज़्यादा थी और प्राकृतिक तरीकों को इस्तेमाल करते हुए उसमें खेती कर रहे थे। और इसके साथ साथ ये भी है कि मूल फसल लेने से पहले जल्दी उगने वाली सब जगह की फसलों की, विशेष तौर पर फलियों वाली फसलों की बुआई करके 30 दिन का होने पर उनको हल्की जुताई करके और इसके साथ ही उनको खेत में मिला दें। और मिट्टी दबाने की ज़रूरत नहीं है। आमतौर पर हरी खाद के लिए जो है कई मौसमी फसलों का मिला के भी इस्तेमाल करना, उसका भी उपयोग करना जो है बहुत बढ़िया उसके परिणाम देखने में आए हैं। अच्छे देसी और उन्नत किस्म के बीजों का चुनाव भी करें। अपना बीज तैयार करने के बारे में जो आप परंपरागत विधियाँ तरीका बना रहे हैं उनको अपनावें, और जो अच्छा साफ़ सुथरा बीज है उसको जो है आप इसमें इस्तेमाल करें। बोने से पहले उसका अंकुरण टेस्ट भी कर सके हैं, थोड़ी सी मुट्ठी लेकर कहीं आसपास के जगह पर बोलें और उसका इंतजार करें कि उसमें कितने प्रतिशत तक अंकुरित होया, उसी आधार पर जो आप उस बीज का चुनाव करें कि अगले खेत में बोने के लिए। और इसके साथ साथ बहु फसलों का इस्तेमाल करें। प्राकृतिक खेती का सबसे बेहतर और अच्छा विकल्प माना जाए है आधुनिक खेती का, कि बहु फसली जो है खेती करें। इसके लिए एक समय पे एक किले में या एक खेत में एक से ज़्यादा फसलें किसान भाई ले सके हैं, और बहु फसली भी कहते हैं इसने, या मिश्रित खेती भी कहते हैं कि अलग अलग फसलें मिला कर उसमें कर दें। जैसे कई बार देखा गया कि गन्ने के खेतों में किसान भाई जो हैं मूंग उड़द वगैरह जो है उसमें बोते हैं, सट्ठे उड़द बोते हैं, मूंग बोते हैं, तो उसके साथ साथ हम एक खेत में 2 फसलें जो है ले सके हैं। और प्राकृतिक खेतियाँ भूमि को ढक कर रखने का जो है खास महत्व है। इसके लिए हर तरह की वनस्पति बायोमास का इस्तेमाल किया जाए है, और एक तरह के बायोमास के स्थान पर कई प्रकार की वनस्पति मिलाकर उसका प्रयोग ज़्यादा लाभदायक देखा गया है। और ये भी ध्यान रखें कि बायोमास इतना छोटा ना हो कि परत बन जाए और मिट्टी में हवा के आने पर जाने में रुकावट बने, ना ही बहुत मोटा हो और ना ही ज़्यादा आकार में बड़ा हो। और इस तरह से ख़ासतौर से जो फुटाव से पहले जो देख रहे हैं चौड़े पत्ते और मोटी टहनी का इस्तेमाल ना करें। पराली वगैरह के जो है 3 से 4 इंच के टुकड़े करके बिछाना भी ज़्यादा अच्छा रहेगा जो उसके ऊपर आप इस्तेमाल कर रहे हैं। पर उसके लिए थोड़ा पहले एक काम करना पड़ेगा कि उसको जो है टोके वगैरह में या गंडासे में
थोड़ा काट के उसके छोटे टुकड़े करने पड़ेंगे, जिससे कि उसको इस्तेमाल कर सकें, मोटे मोटे टुकड़े कर लें और उसके बाद उसको इस्तेमाल कर सकें हैं। और इसके साथ साथ शुरुआत में जो भी फसल आप ले रहे हैं, जब सिंचाई कर रहे हैं, तो उसके साथ जीवामृत, तरल खाद देना जो है वो बेहतर रहेगा। पानी ना देना हो तो भी जो है महीने में एक बार जीवामृत, तरल खाद मिट्टी में स्प्रे कर दें। जीवामृत, तरल खाद बनाने के लिए जो है समय समय पे जो है आप उसको अपने घर पे ही तैयार कर सकें। और 2 से 4 साल बाद जीवामृत, तरल खाद का प्रयोग जो है घट जाए, फिर खेतों में उसकी आदत बन जाए, फिर हम नया खाद जो है तैयार करके उसमें इस्तेमाल कर सकें। कीट नियंत्रण के लिए जो है उसमें देखा गया है, इसमें जो हम समय समय पर जैसे खट्टी लस्सी है, नीम की खड़ी है, ऐसी चीज़ों का हम इस्तेमाल करके जो है उसको अच्छे तरीके से उसमें प्राकृतिक तरीकों को अपना सके हैं और उसका इस्तेमाल करके हम उसको ले सके हैं। और इसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि हम जो है इसमें नर्सरी तैयार करके भी उसके फसलों को ले सके हैं, जिससे कि पौधे पहले ही तैयार हो जाएंगे। उन स्वस्थ पौध को जो है आप खेत में लगा लें और उसके लिए ऊंचे जो ढलान वाले स्थान हैं उनको चुनें और 5 ग्राम उपचारित बीज के लिए 10 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा और जो है 1 फुट ऊंचा बेड बना लें और बेड में गोबर खाद जो है अच्छी तरह से मिला लें। नर्सरी बेड में 5 लीटर जीवामृत या 5 किलो घन जीवामृत मिला दें और दूसरे दिन शाम को जो है बीजों को कतार में बिजाई उसकी कर लें। और बीजों की बुआई कतारों में जो है 1 उंगली गहराई से ज़्यादा ना करें। लाइन से लाइन की फासला जो है 2 अंगुल और बीज से बीज की दूरी जो है 1 अंगुल रख के कर सके हैं। ये देसी पैमाना है जो आप अपने आप इस्तेमाल कर सकें अंदाजे से। और सड़े गले गोबर की सूखी खाद से जो है बीजों को ढक दें। हल्के फुहारे से ऊपर से नर्सरी की इसमें सिंचाई कर दें। और तेज़ धूप और बरसात से बचाने के लिए नर्सरी को पुआल से ऊपर से ढक सके हैं, क्योंकि ज़्यादा तेज़ धूप होगी तो भी उसको नुकसान हो सका है, ज़्यादा तेज़ सीधी बरसात होगी तो भी उसको जो आप नर्सरी तैयार करने लग रहे हैं उसको असर पड़ेगा। उससे बुरे असर से बचाने के लिए उसके ऊपर पुराली वगैरह ढकनी पड़ेगी। पौध गलन बीमारी और सफ़ेद मक्खी के प्रकोप से बचाने के लिए हंडी काथ 100 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी में 7 से 10 दिन और 15 से 20 दिन में जो है अंतराल पर उस पर स्प्रे कर सके हैं, जिससे कि उनकी रोकथाम हो सके। 100 मिलीलीटर छना हुआ जीवामृत प्रति लीटर पानी में मिलाकर 10 दिनों में जो है छिड़काव करते रहें। और टमाटर पौध में 15 से 21 दिनों में, मिर्च बैंगन में 25 से 30 दिन के अंतर पे और गोभी का जो है 15 से 20 दिनों में जो है रोपाई कर सके हैं खेत में जो आपकी नर्सरी तैयार हो रही है। और ज़मीन में जो न्यू देखें कि भी खेत की तैयारी के लिए क्या कुछ बातों का ध्यान रखें। ज़मीन में अंतिम जुताई के समय 100 किलोग्राम घन जीवामृत ज़मीन में खेत में अच्छे से मिला दें और आखिरी जुताई के बाद 3 मीटर या 7 फीट चौड़ा बेड के साथ पानी निकासी के लिए एक खाड़ सा या नाला सा जरूर बना लें, जिससे कि जो अधिक पानी हो जा तो उसमें या भारी सिंचाई हो जाए या ज़्यादा बरसात हो जाए तो वो पानी जो है इस खाड़े के जरिए निकाला जा सके उसमें से। और रोपाई के दौरान जो है प्रति पौधे में 200 ग्राम घन जीवामृत का इस्तेमाल जरूर करें, इससे कि पौधे स्वस्थ रहें और अच्छे से बढ़वार करें। सब्जी और दूसरी फसलों की बुआई से लगाने के समय जो है ज़मीन में आखिरी जुताई के दौरान 100 किलोग्राम घन जीवामृत जो है ज़मीन में मिला दें। और फसल जैसे अरहर, उड़द, मूंग, मक्का वगैरह की बुआई जो है उसके साथ किसान भाई कर सके हैं। इसके अलावा खड्डे में लगाने वाली फसलें जैसे लौकी, करेला, खीरा वगैरह जो है 200 ग्राम घन जीवामृत मिट्टी के साथ मिला के जो है इस्तेमाल कर सकें और उसमें पौध की रोपाई करी जा सके है। तो इस तरह से जो किसान भाई देखेंगे कि समय समय पे जो है इसकी बिजाई करेंगे तो अच्छी पैदावार जो है उसमें प्राकृतिक खेती के तौर पर ले सकेंगे। और इन दिनों जो है किसान भाई डींगरी खुम्ब की भी बिजाई कर सके हैं और उसमें ध्यान रखते हुए चलें कि भाई डींगरी खुम्ब उगाने के लिए कम खर्च और कम समय में लगने वाली कंपोस्ट खाद इस्तेमाल करें और उसमें जो है केसिंग की कम ज़रूरत पड़ेगी और डींगरी खुम्ब का उत्पादन बटन खुम्ब की अपेक्षा जो है 3 से 4 गुना ज़्यादा होगा। इसी के साथ हमारे आज के अन्नदाता कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ है, तो वीरेंद्र भाई ने इजाज़त दो। अच्छा भाइयों, राम राम।